हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो न्यू सीरीज़ एनसीईआरटी की स्टार्ट करी थी, उसमें क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी चल रही थी। उसका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली पूरा कंप्लीट ही हो चुका था। इसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया था और थोड़े से क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें हमको डिस्कशन करना था। और आई होप आपने सारी पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी, तभी आपने ये लास्ट वीडियो पे आए होंगे। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी न्यूट्रिशन के टॉपिक थे, रेस्पिरेशन के टॉपिक थे, जो भी टॉपिक्स थे, ट्रांसपोर्टेशन के थे, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, दोनों में दिया हुआ था। तो हम लोगों ने सारे इनको अच्छे से रीड आउट भी कर लिए थे और इनके जो बीच में क्वेश्चंस थे उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और इनके जो शॉर्ट्स हैं वो मैंने साथ में एक्सप्लेन भी किए थे, बट मैंने अलग से शॉर्ट्स में भी इनको एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है सभी डायग्राम्स का, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोगों को बस लास्ट में जो एक्सक्रीशन टॉपिक है उसका थोड़ा सा पॉइंट्स टू नो के पॉइंट को डिस्कस करना था, जिसमें आपको डायलिसिस के बारे में बताया गया था। तो हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस के थ्रू बताया गया था। क्या होता है ना, कभी कभार किडनीज ख़राब हो जाती हैं किसी भी कारण, तो उसके बाद क्या करा जाता है, न्यू किडनी तो ट्रांसप्लांट कराना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका एक आर्टिफिशियल मेथड बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो काम किडनी का होता है वो काम हम लोग मशीन्स के थ्रू हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। क्या काम होता है किडनी का? ब्लड को प्योरीफाई कराना। तो ब्लड के प्योरीफिकेशन का ही काम हम लोग क्या कराते हैं, बाहर हॉस्पिटल्स में कराते हैं। तो उसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने बहुत ईजिली वर्ड्स में बता दिया कि डायलिसिस क्या होता है, कि ब्लड का जो प्योरीफिकेशन का काम कौन कर रहा था, किडनीज ही कर रही थी, उसको प्योरीफाई कर रही थी, उसमें जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे उनको बाहर निकाल रही थी। तो वही वाला काम हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल किडनी के फॉर्म में एक मशीन को बना के जो किडनी का ही काम करेगी वो वाला काम कराते हैं। तो इसको रीड आउट करते हैं। किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ फॉर सर्वाइवल. Several factors like infection, injury, or restricted blood flow to kidney reduces the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous or waste in the body, which can be even led to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो किडनी है वो बहुत वाइटल ऑर्गन है, मतलब वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। और क्या होता है, कैसे किडनी ख़राब होता है, कभी कभार इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, या ब्लड फ्लो रुक जाए किडनी में जाने से, तो किडनी ऐसे करके अपने काम करना कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है एक्टिविटी। और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, जब किडनी प्यूरिफाई नहीं कर रही है ब्लड को, तो पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जाके एक जगह स्टोर होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है, अगर पता ना चले, प्रॉपर एनालिसिस या चेकिंग ना हो बॉडी की, तो कि किडनी ख़राब हो गई है नहीं है, तो ऐसे ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही सीवियर डिजीज़, मतलब सीवियर बीमारी हो जाती है किडनी की ख़राब होना, और इंडिया में इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो और क्या करा जाता है फिर, इसका कैसे रिड्यूस करें इस प्रॉब्लम को? तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी, एक डिवाइस बनाई है, जिसके थ्रू हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, ब्लड से रिमूव करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे वो मशीन कैसे काम करती है उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, तो उसको रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आएगा। Artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in the tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is devoid of nitrogenous waste. क्या होता है ना, यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाया जाता है, यहाँ पे बोल रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स लिया जाता है, मतलब पूरा एक मशीन टाइप का बॉक्स बनाया जाता है। उसमें आपको बहुत सारी ये ट्यूब्स नज़र आ रहे होंगे, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, बहुत सारी ट्यूब्स नज़र, और जो येलो कलर का आपको भी कुछ दिख रहा होगा। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो इसमें एक ऐसा फ्लूइड भरा जाता है जो बिल्कुल ब्लड के जैसा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स इस फ्लूइड में रखे जाते हैं। ठीक है, जो येलो कलर का फ्लूइड है उसमें सारे कंपोनेंट्स रखे जाते हैं कि वो जस्ट
एज अ ब्लड एक्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल। बस उसमें एक चीज़ नहीं रखी जाती है, वो होती है नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डाला रखा होता है, जो भी फ्लूइड भरा होता है, ये येलो कलर का जिसे हम लोग डायलाइजिंग सोल्यूशन कह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो अंदर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल मतलब कि ये कुछ चीज़ों को बाहर जाने देंगी। और यहाँ पे किस चीज़ को बाहर जाना होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर जाना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, द पेशेंट blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood passes into the dialyzing fluid by the diffusion. तो क्या होता है, यहाँ से ह्यूमन की बॉडी से एक आर्टरी ली जा रही, ठीक है, आर्टरी ली जा रही है, लाइन फ्रॉम अ आर्टरी टू अ पंप। तो यहाँ पे उसको उसी मशीन में डाला जा रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या करा गया है, ह्यूमन की आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद उसको उस डायलिसिंग मशीन में डाला जा रहा है। तो वो ट्यूब्स के थ्रू धीरे धीरे करके ब्लड जा रहा है। जैसे हमारी किडनी स्लो प्रोसेस करती है ना, पहले एक जगह पे वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होता है, उसके बाद उसके जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं उनसे भी थोड़ा फिल्ट्रेशन होता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा अमीनो एसिड या ग्लूकोज फिल्ट्रेट में चले गए होते हैं तो वापस जा रहे होते हैं ना, तो स्लो प्रोसेस होता है। तो इसमें भी स्लोली ये ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जा रहा होता है। फिर क्या होता है, जब ब्लड इसमें से जा रहा होता है तो ब्लड के अंदर तो होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो कि वेस्ट होता है, और बाहर वाले मीडियम में नाइट्रोजनस सब्सटेंस वो नहीं है। तो क्या होगा, जब ऐसा एक डिसबैलेंसिंग ये ग्रेडियंट बनता है तो क्या होता है, इस हमारे ब्लड से, जो भी पेशेंट होता है उसके ब्लड से जो भी नाइट्रोजनस फ्लूइड, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, इस डायलिसिंग फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है। जो सोल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पे येलो कलर का, उसमें चला जाता है क्या चीज़, नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये वही तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया किसके थ्रू यहाँ पे डायलिसिंग हो रही है। During this passage, the waste product from the blood passes into dialysing fluid by the diffusion. डिफ्यूज़न के प्रोसेस, तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, किसी जगह पे किसी चीज़ का कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ के कंसंट्रेशन की बात करी गई है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। तभी डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डाला जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आ जाए। जब ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस बनेगा तो वो सारा डायलिसिंग सोल्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद जो फिल्ट्रेट हो जाता है, मतलब जब डायलिसिंग सोल्यूशन से पूरा ब्लड अच्छे से प्योरीफाई हो जाता है, वापस से उसे वेन्स के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाता है पेशेंट की। और जो भी फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसमें यूरिया या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर जब ब्लड से, तो उसको अलग से एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि वो तो अब दोबारा से डायलिसिंग जब कराएंगे तो वो तो दोबारा से नया सोल्यूशन डालना होगा, जिससे वो ग्रेडियंट डेवलप हो, डिफ्यूज़न के थ्रू फिर से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर चला जाए। तो नेक्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, उसे रीड कर लेते हैं। The purified blood is pumped back into the patient and this is similar to the function of kidney. बिल्कुल किडनी जैसे काम करती है, जैसे प्रॉपर फिल्ट्रेशन का काम करती है, वैसे ही ये मशीन पूरी फिल्ट्रेशन का काम करती है। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। नॉर्मली इन अ हेल्दी adult, initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only 1 liter or 2 in a day because of the remaining filtrate is absorbed in the kidney tubules. तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, जो नेफ्रॉन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था ना कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो क्या होता है, फिल्ट्रेट में से बहुत से न्यूट्रिशन सब्सटेंस चले गए होते हैं हमारे फिल्ट्रेट में वोमेंस कैप्सूल के थ्रू। जब वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर फॉर्म छन के नीचे जा रहा होता है ब्लड, तो उसमें बहुत सारे कभी कभी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ आयंस चले जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो उनको तो ट्यूबुलर पार्ट से दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट इस वाले केस में जब डायलिसिंग हो रही होती है ना, तो वहाँ पे ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो जैसे जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो अप्रॉक्स फिल्ट्रेट जो पूरा फिल्टर होता है ना नेफ्रॉन से, जो भी वोमेंस कैप्सूल से, वो अप्रॉक्स 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। बट क्या होता है, उसका जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो उसे वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ें, और बहुत ही रेयर 1 लीटर से 2 लीटर, ठीक है, उतना ही एक्सक्रीट होने देता है बाहर, और बाकी सारी चीज़ें वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इस वाले केस जो डायलिसिस कराते हैं उसमें वापस से कोई रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, इसलिए बॉडी से बहुत सारे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरली किडनी फंक्शन कर रही है वो फंक्शनिंग तो नहीं कर पाएगी कोई मशीन, बट हाँ क्या होता है,
ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो रिमूव कर देती है। बट साथ साथ में सॉल्ट्स भी चले जाते हैं, कुछ ग्लूकोज भी चला जाता है, अमीनो एसिड्स भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्गन डोनेशन का भी बताया गया, उसको भी रीड कर लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग, मतलब अच्छा एक्ट होता है किसी को भी डोनेट करना, कोई भी ऑर्गन। तो यहीं पे बोल रहे हैं ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम अ नॉन फंक्शन ऑर्गन, किसी का जब ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो उसको ऑर्गन डोनेट करना एक अच्छी बात है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय कॉन्सेंट ऑफ अ डोनर और हिज फैमिली, जो मतलब डोनेशन कैसे होगा, जो डोनर है मतलब जो ऑर्गन देना चाहता है उसकी प्रॉपर सहमति हो और उसकी फैमिली से, तभी तो हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो एनी वन रिगार्डलेस ऑफ द एज जेंडर कैन बिकम अ ऑर्गन और अ टिश्यू डोनर, कोई भी डोनेट कर सकता है, बच्चा भी डोनेट कर सकता है और एक हेल्दी अडल्ट भी ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव अवर और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी नीडी या किसी पेशेंट को ऑर्गन की ज़रूरत है तो उसे ऑर्गन अगर मिल जाता है तो वो उसके लिए एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लाइफ बच जाती है। या फिर कोई ऐसी फंक्शनिंग जैसे किडनी है किसी की, दोनों किडनी ख़राब हो जाती हैं तो वो कितना डायलिसिंग कराएगा। ऐसे हमारे में तो रोज़ किडनी का फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो अगर उसको किडनी डोनर मिल जाए कोई तो वो एक किडनी का भी यूज़ करके मैक्सिमम फिल्ट्रेशन अपनी बॉडी से कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। तो अगर उसको डोनर मिल जाएगा तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। और दूसरा, transplantation is required because the recipient organ has been damaged or has placed by disease or injury। ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, वहाँ पे से उसको रिमूव करके दूसरा ऑर्गन रखना पड़ता है। तो इन अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू द अनदर पर्सन रिसिपेंट। जो डोनेट कर रहा होता है उससे उस ऑर्गन को निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, और उसके बाद जिसमें लगाना होता है दूसरे पर्सन में जो रिसिपेंट होता है जिसे चाहिए होता है ऑर्गन, उसमें भी सर्जरी के थ्रू वापस से प्रॉपर तरीके से उसको अटैच करना होता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स के थ्रू लिंक करना होता है ब्लड वेसल्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं करा सकता, कोई भी ऑर्गन किसी का ख़राब हो जाए तो बहुत ईजिली कोई डोनर मिल जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब डोनर मिल पाते हैं और वो अच्छे से दूसरी की बॉडी में डोनेट करके वो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं कॉर्निया का, जो आई में पार्ट होता है कॉर्निया, उसकी बात करिए। किडनीज़ का हो जाता है, हार्ट का हो जाता है, लीवर का भी हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इन सभी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन कॉमनली हो जाता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देता है ब्रेन के थ्रू, मतलब ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन्स को डोनेट करने की पॉसिबिलिटी होती है कि तब उसके ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि सम ऑर्गन्स, ये तो डेथ के बाद की बात करी हुई है कि ऑर्गन्स को डोनेट कर दे, बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं ना कि उनको हम लोग, इंसान अभी जिंदा है फिर भी डोनेट कर सकता है। जैसे पार्ट ऑफ लीवर है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, इनको एक ज़िंदा इंसान भी डोनेट कर सकता है। जो हमारे लीवर होता है ना उसके पास एक रीजनरेशन की भी मतलब पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि लीवर का अगर कुछ टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो उसको अपने आप रिपेयर भी कर लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, लिजर्ड्स की अगर टेल कट जाती है तो उनकी टेल वापस से आ जाती है ना, धीरे धीरे करके रीजनरेशन हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे हमारे लीवर में कुछ टिश्यूज़ में ऐसी रीजनरेशन की पावर भी होती है, इसलिए हम अपने लीवर का पार्ट कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इसमें क्या लर्न किया है हम लोगों ने, तो एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं इसमें। मूवमेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज इंडिकेशन ऑफ लाइफ, की अगर मूवमेंट है तो उसे लाइफ, किसी इंसान में या किसी चीज़ में लाइफ है तो अगर उसमें मूवमेंट है तो उससे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन सी प्रोसेस रिक्वायर होती हैं लाइफ के लिए, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ा था, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन बॉडीज़ में,
प्लांट्स में भी पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन जाइलम फ्लोएम के थ्रू, ह्यूमंस में भी पढ़ा था हार्ट के थ्रू, फिर एक्सक्रीशन कैसे करना है जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूजिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक द सन टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो कैसे फूड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से रॉ मटेरियल लेके, सनलाइट, वाटर और गैसेस का यूज़ करके कैसे फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी भी जो होती है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, वो भी ऑटोट्रॉपिक होती है न्यूट्रिशन में। और हेट्रोट्रॉपिक कैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो लेते हैं उसको कैसे अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वो कैसे डाइजेस्ट होता है ये भी पढ़ा था। तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रीड करी थी। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन। कैसे ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में तोड़ा जाता है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो वो एनारोबिक हो जाता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में हो जाता है अगर कभी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सब कुछ डिटेल से पढ़ रखा हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये भी पढ़ा था। और कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के भी ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है, ब्लड कैसे हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं। और ऐसे ही हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, हम लोगों ने बात करी थी। तो उसके लिए भी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कैसे काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फूड का, वाटर का, मिनरल का, सब। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था जाइलम कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम जो होता है वाटर को बस नीचे से ऊपर लेके जाता है, बट जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब लीव से रूट्स में भी जाएगा और कभी कभी रूट से लीव्स में भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन की बात है। और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, कहाँ से उसका फिल्ट्रेशन हुआ है किडनी के थ्रू, वो सारा। उसके बाद हम लोगों ने कैसे अलग अलग तरीके से प्लांट्स अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, सेल वैक्यूल से, गम के फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में, या सराउंडिंग में प्लांट से जो ऑयल एक्सक्रीट हो जाता है, वो सारे अलग अलग तरीके होते हैं प्लांट्स के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का बाहर होना। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज वाले दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। किडनी किसका पार्ट है, किडनीज तो किसका पार्ट है, नॉर्मली सी बात है, एक्सक्रीशन वाले का काम करती हैं किडनीज। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन होगी, किडनीज हो गई। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए। तो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारा ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड अभी मैंने रिवीजन में भी बताया, सनलाइट, रॉ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सब रॉ मटेरियल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने की बात नहीं करी है, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी। तो ये कैसा रिस्पायरेशन है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स हैं और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये आप लोग ट्राई करिएगा इनके आंसर्स को ढूंढने का, सारे आंसर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। इसमें कैसे फ़ैट का डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, कैसे होता है, लीवर के थ्रू जो बाइल डक्ट से रिलीज़ होता है सब्सटेंस, उससे फ़ैट का डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। कैसे एमल्सिफिकेशन होता है फ्लैट का, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज से कैसे फूड का ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे वो लिख देना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी कंडीशंस, 3 कंडीशंस हैं, ऊपर पॉइंट्स में भी आपको एमसीक्यूज़ में भी दे रखी हुई हैं, वो लिखनी है। और उसके बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, वो भी बता देना है। एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको, और शॉर्ट्स के थ्रू एक वीडियो में भी बता रखा हुआ है क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोबारा से। एल्वोलाई का क्यों मैक्सिमम, मतलब उनको क्यों डिज़ाइन ऐसा कर रखा हुआ होता है कि
उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर सकी हूँ कि सरफेस एरिया बढ़ जाए तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज हो जाए, और वो बहुत थिन और कैसी डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट के थ्रू ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा? देखो, हीमोग्लोबिन एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, तो इससे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सब तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सेल की फंक्शनिंग, जितने भी सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो जाएगी, तो एक तरीके से पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। हम लोगों के सेल फंक्शन नहीं अच्छे से करेंगे तो बॉडी लेथार्जिक फील करेगी, आलस आएगा, बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाएंगे, हमारी बॉडी जो कलर है वो भी डल हो जाएगा। मतलब ठीक है, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे, जब सेल की फंक्शनिंग नहीं अच्छे से होगी तो बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म करना कम कर देगा। कौन? सेल्स। उसके पास आ रही ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही तो वो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा? उसके बाद डबल सर्कुलेशन को आपको डिफाइन करना है। कैसे ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड अंदर आता है, मतलब 2 बार कैसे? एक बार लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आता है, उसके बाद एक बार राइट एट्रियम में आता है वीना केवा से। लेफ्ट एट्रियम कहाँ से आता है? पल्मोनरी वीन से, लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, और वहाँ से कलेक्ट होकर इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना केवा के थ्रू कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है, जहाँ से वापस से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये आपको पूरा डबल सर्कुलेशन बताना है। और क्यों नेसेसरी है? इसकी हेल्प से क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स में, ह्यूमंस में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। वो कैसे होते हैं आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। हीमोस्टेसिस होती है प्रोसेस कहते हैं, जिससे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज जाइलम एंड फ्लोएम इज डिफरेंट, वो बता देना है आपको। पहले तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है जाइलम काम, वो लिखना है, फिर फ्लोएम काम क्या करता है वो लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कैसे यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम का मूवमेंट, और फ्लोएम का वो बता देना है। फंक्शनिंग ऑफ लंग्स बता देना है, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बता देनी है। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है। तो आई होप आप सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेंगे, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। और पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जल्दी हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो चैप्टर, तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे। या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 6 आई थिंक, तो वो होगा। तो वो वाला चैप्टर कल से ही स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना, तभी आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो मेक श्योर टू लाइक, share and subscribe, and thank you for watching the video.